तो बच्चों नमस्कार। अब हम लोग पहले अध्याय से निकलकर मतलब वास्तविक संख्या से निकलकर बहुपद में आ गए हैं। और इसमें क्या है ना कि पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसकी एक रूपरेखा पहले आपको हम दे देते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सबसे पहले कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसके घात के बारे में जानेंगे। घात के आधार पर इसके जो प्रकार हैं बहुपद के उसके बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में, जो कि सभी आप 9वीं कक्षा में आपने पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे तो उसके शून्य के बारे में पढ़ेंगे, शून्य के बारे में। उसके बाद है शून्य के बाद शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसका हम ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे, ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे। तो इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर बहुपद है क्या। तो बच्चों वह बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होता है कि चर के घात वह एक पूर्ण संख्या होती है, वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, वो बहुपद कहलाता है। जैसा कि आप इसमें कुछ उदाहरण दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमको तो ये जानना होगा कि घात, जब तक हम लोग यह नहीं जानेंगे कि आखिर बहुपद का घात होता क्या है तब तक क्या है ना कि हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर एक्चुअली है क्या। तो हम इसे देखते हैं, इसे हम देखते हैं कि आखिर बहुपद की घात का अर्थ क्या होता है। बहुपद का घात का अर्थ हुआ कि व्यंजक में चर का अधिकतम घात, ठीक है। व्यंजक में तो व्यंजक द्विपदी हो सकता है, त्रिपदी हो सकता है, वो किसी प्रकार का हो सकता है। तो आप ये देखें, तो आप जैसे देखें एक उदाहरण जो कि यहाँ पर दिया भी गया है 4x+2, ठीक है। 4x+2 हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं 9th क्लास का चीज़ है 4x+2। तो ये 4x+2 में आप क्या देख रहे हैं, 4x+2 में इसमें दो पद हैं, ठीक है। दो पद में चर किस में है, तो 4x में चर है। और इसमें चर कौन सा है, x है। और x के पावर क्या है, तो x के पावर 1 है, ठीक है। x के पावर 1 है, यही अधिकतम है। तो 1 है तो यही क्या होगा, यही चर का अधिकतम घात क्या होगा, चर का अधिकतम घात क्या हम देख रहे हैं, बराबर 1 है। इसलिए इस पूरे बहुपद का जो कि ये है, तो 4x+2 का अगर घात आपसे पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसा कि आप एक और उदाहरण ले लें, यहाँ पर दिया है 2x² + 3x + 9। एक ये बहुपद आपको दिया गया है, हमको जानना है कि इसका घात क्या होगा, ठीक है। तो इसके घात में हम कितने पद देख रहे हैं, तो एक तो ये है आपका 2x², दूसरा है 3x और तीसरा है 9, ठीक है। अचर है ये। अचर का मतलब इसका मान कभी नहीं बदलेगा। आपको पता है ना कि चर अचर का मतलब क्या है। चर का मतलब है वेरिएबल्स जिसका मान बदलता रहता है, और अचर का मान है जिसका मान बदलता नहीं है। और 9 को कहीं भी लेके जाइएगा उसका मान थोड़ी बदल जाएगा, 9 से 10 तो होगा नहीं, लेकिन x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप तीन जो यह पद देख रहे हैं इसमें चर पार्ट कौन सा है, x है। और x का यहाँ पर घात क्या है, ये x का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर चर का घात 0 है। तो यहाँ अधिकतम क्या देख रहे हैं, अधिकतम हम देख रहे हैं 2 देख रहे हैं। तो अधिकतम घात के आधार पर, तो इसलिए जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ चर का अधिकतम घात क्या आया, घात बराबर है 2। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ तो एक ही है, ठीक है, यहाँ पर तो है ही नहीं। इसलिए इस पूरे बहुपद जो आप देख रहे हैं, इस पूरे बहुपद का घात अगर बोला जाए कि 2x² + 3x + 9 का अगर घात बोलेगा क्या होगा, तो इसका घात जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। यही हमको समझाना था आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि बहुपद घात यही होता है कि
उस बहुपद में हम देखेंगे कि अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है, तो वह अधिकतम घात क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर किसी का घात 1 है, तो किसी का घात 2 है, किसी का घात यहाँ पर 3 है, किसी का घात यहाँ पर 6 है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद नहीं है तो उसे भी आप यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर कौन से हैं जो नहीं है। ठीक है, तो नहीं एक उदाहरण दिया है कि 1/1 - x, इसका विपरीत भी हो सकता है। और एक और उदाहरण है आपका यहाँ पर कि x - 1 1 - x - 1, या इसके विपरीत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा है आपका √x+2, √x+2। ये दो उदाहरण आपको दिए हैं और बताया गया एक और उदाहरण है इसमें कि x² + 2x + 3, 1/x² + 2x + 3। और भी इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है यह आपके बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और यह भी बहुपद नहीं है। इसके पीछे क्या तर्क है? तो इसके पीछे तर्क है कि आप कुछ भी कर ले, इसमें जो चर के घात, चर इसमें x है ना, चर का घात इसमें पूर्ण संख्या नहीं आ सकती, वह ऋणात्मक संख्या आएगी। हाँ, ऋणात्मक आएगी। तो इसलिए क्या है कि यह पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ x का पावर जो है आपको ये भी पढ़ाया गया है कि x का पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं बल्कि एक भिन्न संख्या है, तो इस प्रकार यह भी बहुपद नहीं होगी। और इसी तरह की बात ये इसमें भी है कि चर का घात यहाँ ऋणात्मक होगा। तो इस तरह के कोई भी जो बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक हो या उसका रूट में हो, रूट का अगर तोड़िएगा तो बटा में ही आएगा, भिन्न के रूप में ही होगा, इस प्रकार से वह क्या होगी, बहुपद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है कि इसी घात के आधार पर बहुपद को बांट दिया गया। जैसे घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। और घात 3 का बहुपद जो है त्रिघात बहुपद कहलाता है। आप ये समझे, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर अमुक बहुपद का घात क्या है। अगर वह पहचानने आ गया तो आप यह भी जान जाएंगे कि यह द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो जैसा कि एक दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं और बताएं कि यह रैखिक बहुपद है या नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं रैखिक बहुपद का, x+1, ठीक है, y+2, z+√2, ठीक है, √5x+3। देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है, x में नहीं है, ये अचर संख्या जो गुणांक के रूप में ही यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, एक शब्द आएगा गुणांक, वो भी ध्यान दीजिएगा। गुणांक का अंक का मतलब, गुणांक का अर्थ नाम से स्पष्ट है, गुना का अंक जो कि चर में गुना। अब कोई बोलेगा कि 5x में x का गुणांक क्या होगा, तो x में किससे गुना है, तो 5 से गुना है, तो यही उसका गुणांक होगा। तो ये चीज़ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जो पावर है वो क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या के रूप में है। यहाँ भी पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है, यहाँ भी पूर्ण संख्या के रूप में है z, और यहाँ भी x का पावर 1 है। तो इस प्रकार से ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इस सभी में घात क्या है, 1 है। इसी प्रकार से आप द्विघात बहुपद के उदाहरण देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का उदाहरण, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का उदाहरण क्या है, तो जैसे x² + 3x + 2, 5x² + 9, ठीक है, 3x + 9x² + 10, तो ये हो सकता है। ठीक है, या सिंगल अगर हम ऐसे भी लिख दें कि y के पावर अगर 2 लिख दें, तो यह भी एक द्विघात बहुपद है, बशर्ते एक पदी है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सभी 9th क्लास में पढ़ना था, तो आप ये सब बेसिक बातें हैं, तो आपको जानना ही चाहिए। तो ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि सभी में हम क्या देख रहे हैं कि घात क्या है, तो 2 है।
ठीक है, यहाँ पर घात क्या था तो 1 था। इसी प्रकार से अब त्रिघात बहुपद का भी देख सकते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि उसमें घात क्या होती है, त्रिघात बहुपद में घात 3 होती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 1, अगर ये बोले या अगर हम ये केवल एक्स क्यूब भी लिख दे तो भी, या कोई उदाहरण वाई प्लस वाई के पावर 3, यह भी हो सकता है। ठीक है, या 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, माफ़ कीजिए बीजीय व्यंजक, वे सभी क्या है, वह सभी त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि सभी में आप क्या देखेंगे कि चर का अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि रैखिक बहुपद जिसमें चर का घात, अधिकतम चर का घात क्या हो, 1 हो, अर्थात बहुपद का घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर इसी प्रकार से रैखिक बहुपद, अगर इसी प्रकार से घात अगर 2 हो तो द्विघात बहुपद, इसी प्रकार से अगर घात 3 हो तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। आपने समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना था उसमें हम लोगों ने दो तीन बातें पढ़ ली कि आखिर क्या है बहुपद, दूसरा हमने ये पढ़ा कि घात क्या होता है, और तीसरा हमने इसके प्रकार का भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, शून्यक पर आते हैं, और ये क्या शून्यक क्या है, उसके बाद हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी देखेंगे। तो क्या है, हाँ एक चीज़ और है कि हम लोग इसके मानक रूप को देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको काम आने वाले हैं। आखिर कोई भी जो समीकरण होता है उसके मानक रूप क्या है, तो वो हमको देखना है। तो आप देखिए मानक रूप क्या है। जैसे रैखिक बहुपद की बात करें, तो इसके मानक रूप अगर देखा जाए तो ax प्लस बी, यह इसके मानक रूप होगा। जहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, एक्चुअली यह रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। तब वह कौन सी बहुपद हो जाएगी, शून्य बहुपद हो जाएगी। आपको 9th क्लास में पढ़ना हुआ था एक शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मान क्या होता है कि उसमें अगर केवल अचर पद है तो केवल शून्य है, शून्य बहुपद है। उसमें बहुपद का चर नहीं है, माने चर का घात जो है वो क्या शून्य है, तो इसलिए शून्य बहुपद कहलाता है। खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होगा, ये मानक रूप की बात कर रहे हैं, मानक रूप उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मानक रूप ax प्लस बी, जहाँ a 0 के बराबर नहीं हो। द्विघात बहुपद की बात कर ले, द्विघात बहुपद की बात कर ले तो क्या है इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है, मानक रूप है। और a जहाँ पर वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, a शून्य जो ही होगा तब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए तो ये कंडीशन आप जरूर याद रखिए। फिर उसके बाद है त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद के मानक रूप है। यहाँ भी शर्त वही है कि a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह मानक रूप देखा, ये बहुत काम आएंगे आपको, तो ये ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद के मानक रूप ax प्लस b। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। द्विघात बहुपद के मानक रूप, त्रिघात बहुपद के मानक रूप, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात कर रहे थे, तो हम आते हैं शून्यक में। तो क्या है कि इस लाइन को आप सावधानी से पढ़ें और उसके बाद आपको जो है कुछ समझ में आएगा। हम भी थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यदि px x में कोई बहुपद है, ठीक है, x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x जो है k पर मान कहलाता है और इसे pk के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये दिखने में तो बहुत छोटी बात है, वास्तव में छोटी बात ही है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी छोटी बातें आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है और नहीं समझ में आने की वजह से आप पूरे चैप्टर में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी मैंने देखा है कि px और pk p1
इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आखिर पी जो है वो पोलिनोमियल्स को डिनोट करता है, पोलिनोमियल मतलब बहुपद, और एक्स डिनोट करता है कि पोलिनोमियल किस रूप में है, तो एक्स के रूप में है। अगर उसी एक्स के जगह पर अगर हम के रख देते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह सेम चीज़ है, मतलब चर जहाँ x था वहाँ पर k का मान रख दिया गया। और p1 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ x का मान था वहाँ पर 1 का मान रख दिया गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो लिखा गया है उसका यही मतलब है कि px का x बराबर k पर मान कहलाता है। अब क्या है ना कि वो मान रख के हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वास्तविक संख्या यहाँ पर -1 जो है x बराबर -1, इसका मान रखा गया इस बहुपद में। बहुपद क्या थी कि x² -3x अब -4, ठीक है, इसमें रखा गया। और इसमें रखने के पश्चात देखा गया कि मान रखेंगे, आप एक मैं इसे उदाहरण लेके बताता हूँ आपको। क्या था कि x² -3x -4, x² -3x -4 कोई एक बहुपद यहाँ पर थी। अब क्या है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर -1 रखिए, ठीक है, तो p -1 रखिए। तो इसमें डरने की क्या बात है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देना है। तो देखिए x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -3 गुने -1 और -4, इसका हल कीजिएगा। माइनस का स्क्वायर जो है +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 एकम 3, गुना का चिन्ह बीच में है, और -4। अब 3 एक 4 -4 गया तो शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कोई अगर बोला कि आप ऐसा कीजिए कि 4 रखिए, p4 रखिए, ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 -4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, -4 तिहाई 12 -4, तो 16 - 16 बराबर क्या होगा, 0। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, अर्थात -1 और माफ़ कीजिए 4, -1 और 4, ये दो मान जो है वो बहुपद में रखा गया, और मान -1 रखने पर भी 0 आया और 4 रखने पर भी 0 आया। तो यही परिभाषा होती है शून्य की। शून्य की जो परिभाषा है वो यही है कि जिसका मान बहुपद में रख दे वह बहुपद 0 आ जाए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल किसका मान रखा गया है, तो एक तो -1 का मान रखा गया और दूसरा कौन सा मान रखा गया, 4। तो इसलिए -1 और 4 ये दोनों शून्यक है किसके, तो px के। px में क्या दिया है, तो x² -3x और -4 इसके शून्यक है। कौन से शून्यक है, तो एक -1 है और एक 4 है। तो क्या आप शून्य की परिभाषा समझे या नहीं समझे, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि कोई भी मान अगर बहुपद में रखे और वो बहुपद का मान 0 आ जाए, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण लेके आप -1 रखे और 4 रखे, ये दोनों उदाहरण रख के हमने क्या देखा, ये दोनों उदाहरण रख करके हम लोगों ने देखा कि इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वे दोनों px के शून्यक हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसका हिस्सा जो है, आप देखिए, आपने देखा शून्य के बारे में, और देखिए शून्य को समझने के लिए हम ग्राफ पर भी हम शून्य देख करके ग्राफीय निरूपण, किसी भी बहुपद का ग्राफीय निरूपण अगर हम देखें तो देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है, ठीक है। तो एक उदाहरण लिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहले एक रैखिक बहुपद ax + b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं, इस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो y बराबर ax + b का ग्राफ एक सरल रेखा है, आपने देखा भी होगा 9th क्लास में। उदाहरण ही आप ले लीजिए, जैसे एक उदाहरण लिया गया है y बराबर 2x + 3 का उदाहरण लिया गया है। ये आपको समझने की बात है, y बराबर 2x + 3 का मान रखना है। ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। तो 2x + 3 क्या है, ये रैखिक बहुपद है केवल, और पूरा समीकरण हुआ। तो इसका मान आप रख के देखिए, जहाँ जैसे x के मान जो है वो -2 रखा गया, ठीक है। तो जब x का मान 2 रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 2x + 3 है
तो 2 गुने -2 और +3 कितना होगा? 4 - 3 माने -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब जब मान को 2 रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो y का मान क्या हो जाएगा फिर? 2 गुने 2 + 3, 2 दूना 4 3 7। तो इस प्रकार से -1 और 7 दो मान आया रखने के हिसाब से, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ पर बिंदु खोजेंगे। इस तरह से जब अंकित कर दिया गया है तो क्या देख रहे हैं कि पहले हमको -2 -1 देखते हैं। तो -2 -1 कहाँ होगा? यहाँ होगा। -2 -1 x के सामने, x अक्ष के सामने -2 देखना है, y अक्ष के सामने -1 देखना है। तो इस प्रकार से यहाँ। और दूसरा कौन सा बिंदु? 2 7, तो हम यहाँ देखेंगे। इस दोनों बिंदु को आप मिला के देखिए, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो यह जो ग्राफीय निरूपण है वह दो बातों की जानकारी देता है। सबसे पहली बात कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो मात्र 1 होगा। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष को एक बार काट रही है। और कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? -3/2 और 0, इस बिंदु पर काट रही है। तो यह जो -3/2 जो x नियामक है, यही जो होगा इसका हल होगा। इस बहुपद का हल, इसके बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात अगर कोई पूछे, अगर किसी भी बहुपद का ग्राफीय निरूपण दिया गया है, अगर पूछे कि उसका शून्यक क्या होगा, तो हम यह बोल सकते हैं कि x नियामक का वह बिंदु, ठीक है, x नियामक का बिंदु जिस पर ग्राफ उसका काट रहा है या टच कर रहा है। तो ये चीज़, ये है उसका ग्राफीय निरूपण से हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगर द्विघात बहुपद के रूप में आप देखिएगा तो इस प्रकार से एक मान दिया गया है, एक समीकरण है यहाँ पर, और इस द्विघात बहुपद को एनालिसिस करने के लिए दिया गया है। तो यह कुछ मान है जो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कि x का जगह पर अगर -2 रखा गया है, तो आप इसमें रख के देख लीजिए क्या है कि x² -3x और -4 इसमें रखिएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 गुने -2 -4। इस प्रकार जब हल कीजिएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 4 6 10 में से 4 गया तो 6 होगा। तो इस प्रकार से रख करके मान आप देखिएगा तो इतना ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो x और y के बीच ये सभी बिंदु प्राप्त हुआ। तो अब ये इन सभी बिंदुओं को अगर ग्राफीय हम निरूपण करते हैं, हाँ, जैसे -2 आप देखिए, जैसे -2 और 6, -2 और 6 कहाँ है? -2 मतलब x अक्ष पर देखना है और y अक्ष पर क्या देखना है? 6 देखना है। तो ऊपर की तरफ से जाइएगा, जैसे यह बिंदु है, ठीक है, यह बिंदु है। फिर दूसरा -1 और 0 है, तो यह भी देखा आपने, यह भी देखा। फिर है एक है कि 0 - 4 यहाँ है, आपको दिखा, देखिए उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। अब उदाहरण को भी समझिए, जब बनाने की बारी आएगी तो वो भी समझिए, ठीक है। इसके बाद है विभिन्न बिंदुओं को जो है इस प्रकार से देख रहे हैं सभी बिंदुओं। तो ये क्या देख रहे हैं हम जो यह देख रहे हैं इस द्विघात बहुपद का, तो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का प्राप्त हुआ? तो एक पैराबोला आकार का प्राप्त हुआ, ठीक है, पैराबोला। इस तरह से जो है वो पैराबोलिक जो है प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वह x अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रही है? तो x अक्ष को 2 बार काट रही है, ठीक है, 2 बार काट रही है। तो सबसे पहली जानकारी यही हमको प्राप्त होनी चाहिए कि इसका मतलब इसका मान जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। इसका 2 शून्यक होगा। x अक्ष को जितनी बार भी विभाजित करे, ठीक है, वही उसका शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। और जिस बिंदु पर विभाजित करती है वो उसके जो x नियामक होता है वही उसका मान होता है। जैसा कि आप रैखिक में देखेंगे -3/2, तो यहाँ पर क्या है? एक -1 है और यहाँ क्या है? 4 है। तो 2 इसके मान है, एक -1 और एक है 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऊपर भी रख के देखा कि इसके 2 शून्यक प्राप्त हो रहे थे, -1 और 4, और ग्राफीय निरूपण भी करके देखा तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 बातें हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि अगर द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा, तो पैराबोलिक होगा। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में सीधे तौर पर पूछ ली जाते हैं, वो जानने हैं। दूसरी बात कि द्विघात बहुपद x अक्ष को कितनी बार विभाजित करता है? तो 2 बार विभाजित करता है, ठीक है। द्विघात अगर ऐसा कोई, हाँ, तीसरा प्रश्न यह है कि ऐसा कोई बहुपद है जो x अक्ष को 2 बार काट रही है, मतलब उसके शून्यकों की संख्या क्या है? तो 2 है।
तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ भी द्विघात बहुपद के ग्राफ खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ भी है, देखिए। अब देखिए दो दो जो सिचुएशन आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, देखिए नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये जो ग्राफ खींचा गया है ये द्विघात बहुपद का ही खींचा गया है, लेकिन इस तरह का क्यों बना? यहाँ तो 2 बार नहीं कटेगा, आप कहिएगा कि 2 बार तो नहीं कटेगा। तो जब आप द्विघात बहुपद के शून्यक प्राप्त करेंगे तो कभी कभी किसी किसी हालत में जब आप प्राप्त करेंगे तो उसके शून्यकों की संख्या जो है वो बराबर ही होती है, माने अल्फा का मान भी वही होता है, बीटा का मान भी वही होता है। तो उस सिचुएशन में जो मान होगा मतलब वह एक्स अक्ष को केवल टच करेगा एक बिंदु पर, अर्थात उसके दोनों शून्य क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये सभी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो 2-3 बातें हैं, अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा 2-3 बातें होंगी। तो एक तो यह होगी कि सीधे तौर पर जो है ऊपर की तरफ पैराबोलिक अंदाज में यह एक्स अक्ष को विभाजित करेगी दो स्थानों पर। दूसरा है कि केवल छू के निकल जाएगी, और तीसरा यह भी हो सकता है कि छुए ही ना, टच ही ना करे। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरी स्थिति है ये टच ही ना करे। अब जब टच ही नहीं करे मतलब इसके वास्तविक संख्या जो है, इसके जो क्या बोलते हैं शून्यक होंगे, वो वास्तविक संख्या होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बातें हैं आपको ये जानने हैं, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 सिचुएशन जो ही है आपने देखा। पहला सिचुएशन जो कि आप इसमें देख रहे थे कि ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस तरह से एक्स अक्ष को 2 भागों में विभाजित किया। दूसरा सिचुएशन हमने क्या देखा कि एक्स अक्ष को टच किया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और तीसरा सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि यह एक्स अक्ष को छोड़ के ऊपर की तरफ जो है या नीचे की तरफ इस तरह से बन रहा है, मतलब इसका मान ही नहीं आएगा, शून्य का प्राप्त ही नहीं होगा, अर्थात शून्यक जो होगा वो वास्तविक संख्या होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो बच्चों हम लोगों ने शून्यक देखा, हम लोगों ने इसका ग्राफीय निरूपण देखा। और देखिए अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो यह भी आप देख ही लीजिए। एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है x³ - 4x, उसका मान निकाल के देखा गया। देखिए कितना बिंदु पर काटेगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। अर्थात आप देख के पता कर सकते हैं कि यह जो बहुपद के ग्राफ हैं इसके कितने कितने हल होंगे। ठीक है, और पता कर सकते हैं ये जो ग्राफ खींचा गया है वो किस प्रकार के बहुपद का है, द्विघात का है, त्रिघात का है या रैखिक बहुपद का है। ठीक है, ये है। और दूसरी बात हम यह भी पता कर सकते हैं कि उसका मान क्या होगा। जैसे जो भी हो इस त्रिघात बहुपद का जो एक शून्यक तो -2 होगा ही होगा, क्योंकि x नियामक यहाँ पर क्या है जो कट रहा है -2 है। दूसरा 0 पर है तो एक और मान होगा 0, और तीसरा कौन सा होगा तो 2 होगा। ये 3 शून्यक इस त्रिघात बहुपद का जो भी है उसका प्राप्त हुआ है। और जो भी क्या है वो तो ये है, आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से। आप ऐसे मैथमेटिकली भी आप निकाल के देखिएगा, x कॉमन लीजिए तो x - 4। ठीक है, तो x इंटू x² - 4 तो x + 2 और x - 2। इसका हल कीजिएगा तो x बराबर 0 1 हो जाएगा, x बराबर -2 होगा और x बराबर +2 होगा। ठीक है, +2 होगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो बच्चों कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सरल है। अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे होइएगा तो एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करें। यहाँ आप देखिए इस तरह के जो है मान है, कुछ ऐसे भी होते हैं इस तरह से, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस तरह के। तो अब उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण है, प्रश्न में अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या है। ये पहला प्रश्न है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी बार जो है यह विभाजित हो रही है, तो कितनी बार विभाजित हो रही है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। और इसमें देखिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, ये दोनों तो स्पष्ट है कि इसमें 2 बार कट रही है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी 3 होगी। ठीक है, इसमें 1 होगी। ये तो ऐसे देखने से लगता है कि रैखिक बहुपद का ये खींचा गया है। ये जो है पैराबोलिक इस प्रकार से
यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब द्विघात बहुपद है, लेकिन क्या है ना कि इसके दोनों शून्य क्या होंगे कि बराबर ही होंगे, इसलिए केवल टच किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और चार बिंदु, चार बिंदु पर काटा, मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। और इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक बार इसे प्रतिच्छेद किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली पर चर्चा कर लेते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपको देख के ही पता कर सकते हैं आप कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। अगर मैं सब कुछ अगर हल कर दूं तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप अपने हल करने के लिए रखिए, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ आपको 25। तो बच्चों आइए अगले टॉपिक में चलते हैं। इसमें क्या है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, ये आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा, उसे देखने की बात है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं, हमने तो समझ लिया शून्य किसे कहा जाता है, कि वह मान जिस मान को बहुपद में रख देने से बहुपद का मान 0 हो जाता है, वो शून्य कहलाता है। लेकिन आपने गुणांक के बारे में 9वीं कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आखिर गुणांक क्या है और शून्य तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। गुणांक का मतलब मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूँ। जैसे अगर कोई द्विघात, पहले रैखिक देख लेते हैं, ax + b मान लेते हैं, यह रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो इसमें जो गुणांक है वो कौन कौन से हैं, आप ये देखिए। गुणांक इसमें 2 है, एक तो 2 पद है, ठीक है। तो ax में x का गुणांक क्या है, a है, ठीक है। गुणांक का अर्थ होता है गुना का अंक। जिसका भी गुणांक पूछा जाए तो आप उसके साथ गुना किसका है वो बता सकते। जैसे कि ax² + bx + c, अगर ऐसा है ax², ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, गुणांक, तो आप बताएंगे कि a से गुना है तो a होगा। x का गुणांक कितना है, क्या है, तो b है। और वहीं अगर अचर पद का गुणांक पूछा जाए कि या केवल अचर पद क्या है, तो आप कहेंगे c है। तो इस प्रकार से गुणांक का अर्थ होता है गुना का अंक। अगर वहीं मैं बोलूँ आपसे कि 5u², इसमें u² का गुणांक क्या है, तो आप सीधे तौर पर बता सकते हैं कि 5 है, क्योंकि 5 से ही u² में गुना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने गुणांक समझ लिया कि किसी बहुपद का गुणांक विभिन्न पदों में क्या क्या होगा। अगर x² का पूछा जाए तो उसमें कितना से गुना है, तो वो गुणांक होता है a b c करके, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। और शून्यक जो है उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इनके बीच एक संबंध है, वो कौन सा संबंध है, इस चैप्टर में हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। तो आप एक उदाहरण यहाँ पर देखें। एक जो बहुपद दिया गया है 2x² - 8x + 6, तो इसे कैलकुलेट करके इस तरह से मान निकाला गया, ठीक है। मान निकाला गया, तो आप शून्य का निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं, आखिर कैसे हम एक मान निकालते हैं। ये है अगला। तो बच्चों देखिए, एक उदाहरण जो दिया गया, मैं उसी उदाहरण को 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x - 6 +6, ठीक है। तो शून्यक किसे कहते हैं वो तो पता हो गया, लेकिन शून्यक निकालते कैसे हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद के लिए आप तो 9वीं कक्षा में निकाल दिए होंगे कि डायरेक्ट क्या करना है, 0 रख देना है। यहाँ भी वही करना है, यहाँ इसके जगह पर क्या रख देना है, 0 कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह मान 0 होना चाहिए, तभी तो शून्यक प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x² - 4x और 2 तिया 6 = 0 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, 2 का 2 हो गया। अब क्या है ना कि इसे आप तोड़ने का प्रयास कीजिए, फर्स्ट इनटू लास्ट बोला जाता है। 9वीं कक्षा में आप जरूर आप ऐसा किए होंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट करके, कि a × b और a + b, इसके बीच एक रिलेशन हम लाते हैं।
ए प्लस बी करने पर क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, -4, और ए गुने बी करने पर वो +3 प्राप्त होना जाना चाहिए। तो ऐसी आप संख्या का चयन करें, इससे ए और बी का चयन हो जाएगा। तो आप ऐसा करें 3 -3 प्लस -1, ठीक है। -3 और -1 जब आप ऐसा करेंगे तो -4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और -3 से अगर -1 में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। आपने समझा या नहीं समझा, इसे फिर से रिपीट कीजिए कि क्या करना है कि जोड़ घटाव करके हमको x का गुणांक लाना है और गुना करके अक्षर पद का गुणांक लाना है, ठीक है। तो ऐसा करके क्या देखिए, -3 और -1 हमें दो ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो यहाँ पर रखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, x², अब -4 है तो उसे हम -3x और -x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि -3x और -x मिलकर के -4x ही होगा। और प्लस में क्या है, प्लस जो है वो आप लिख दीजिए, ठीक है, बराबर में 0, 2 का 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, x यहाँ कॉमन लीजिएगा तो x -3, और यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो -1 कॉमन हो सकता है, तो x -3 बराबर में 0, ठीक है। इस 2 को तो हटा ही दीजिए, 2 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में 0 ही हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, अब इस दोनों पद में क्या देख रहे हैं, दोनों पद में देख रहे हैं कि x -3 और x -1 है, ठीक है। और 0 भागा 2 हो गया तो फिर 0 ही हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों गुना में है, गुना में, और क्या आना चाहिए 0। तो अगर यह भी 0 हो जाए तो भी पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, अगर इसका मान भी अगर 0 हो जाए तो भी पूरा मान 0 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं बारी बारी से, x -3 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस इधर है तो उधर जाएगा, तो 0 + 3 बराबर 3 हो जाएगा। और x -1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0 + 1। तो इस तरह से हमें दो जो है शून्य प्राप्त हुए, ठीक है। कौन सा शून्य प्राप्त हुए, तो एक 3 है, तो अल्फा, देखिए शून्य को अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं द्विघात बहुपद के लिए। वहीं अगर त्रिघात बहुपद में जाएंगे तो अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जस्ट मानने के लिए। तो अल्फा का मान क्या हो गया 3, बीटा का मान क्या हो गया 1, चूँकि ये द्विघात बहुपद है। तो हमें द्विघात बहुपद के मान इस तरह से, द्विघात बहुपद में शून्य के मान इस प्रकार से ज्ञात हुए। तो आपको गुणनखंड आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको 10-12 उदाहरण, 10-20 उदाहरण बनाने पड़ेंगे। 9वीं कक्षा में अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े होइएगा तो आराम से यह बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ भी उसी प्रकार से किया गया है कि दो मान रखा गया, एक शून्य 1 आया और दूसरा शून्य क्या आया 3 आया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आप शून्यकों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर जो शून्य को जोड़ा गया है, शून्य को का योग बोला गया है, तो 1 + 3, यहाँ शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है 1 + 3, मतलब 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब देखिए शून्यकों का योग देखिए, तो योग क्या होगा, शून्य क्या है, एक अल्फा है प्लस बीटा है, तो 3 + 1 देख रहे हैं, क्या आ रहा है 3 × 1 = 4 आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो गुणांक है वो भी देख लेते हैं। गुणांक क्या क्या देख रहे हैं, गुणांक a का मान कितना है, आप ऊपर जाके देखिए, a का मान है 2, b का मान क्या है, ऊपर देखिए 8, -8, और c का मान क्या है, c का मान है प्लस में 6, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है ना कि इनके बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए लाना क्या है, आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख दें, माइनस लिख दें और 8 बटा यहाँ 2 लिखे, तो क्या नहीं हो सकता है 8/2। तो 8 किसके, 8/2 करने पर तो 2 चौका 8 हो जाएगा इस तरह से। तो बताइए कि गुणांक में हम लोगों ने शून्यकों को जोड़े, तो क्या -8/2 करने पर 4 प्राप्त हो जाएगा। यह 4 लाना है ना, माइनस और माइनस, यहाँ पर माफ़ कीजिए, यह -8 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा +8। तो क्या देख रहे हैं कि माइनस के जगह माइनस, और -8 किसका है, तो -8 किसका गुणांक है, तो b का मान है, मतलब b क्या है, तो b जो है x का गुणांक है, ठीक है। b जो है x का गुणांक, ठीक है।
और 2 यहाँ पर 2 क्या है, किसका गुणांक है, तो आप देख रहे हैं समीकरण में वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच एक रिलेशन स्थापित हो गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए। इसलिए बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक्चुअली इसे आप समझ लें कि आखिर माइनस बी बटा ए क्यों होता है। ये अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के, और माइनस बी और ए क्या है, तो बी क्या है, द्विघात बहुपद की बात करें तो वह एक्स का गुणांक है, और ए की बात करें तो वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरह से आप गुणनफल में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर इसे बोला जाए शून्यकों का गुना, गुना आप देखा जाए, गुना करें तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है, देखिए आप 3 गुने 1 बराबर क्या हुआ, 3 हो गया। अब देखिए, अब शून्यांक को भी, अब गुणांक को भी देखते रहिए। गुणांक में 3 कब आ सकता है, जब हम 6 में 2 से भाग देंगे तभी तो आएगा ना। 6 में 2 से भाग देंगे। 6 क्या है, 6 किसका है, 6 अचर पद है, ठीक है। और 2 किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक है। तो इस प्रकार से यह c बटा ए के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। तो c क्या है, c अचर पद है, और a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि गुणांकों के बीच, बहुपद के गुणांकों के बीच और उसके शून्यकों के बीच एक संबंध होता है। अब वो द्विघात बहुपद में भी होता है और त्रिघात बहुपद में भी होता है। इस प्रकार से आगे देखिए, जैसे कि एक यहाँ पर और उदाहरण लिया गया है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप तो ज़रूर जानिए इसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बटा ए, ठीक है। उदाहरण है, बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात जैसे हम ऊपर में यहाँ पर ज्ञात किए हैं इसका शून्य, तो पहले आपको शून्यक निकालना होगा इस तरह से, जैसा कि अल्फा बीटा का मान आया है उसी तरह से आपको यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना होगा। तो शून्यक निकालने क्या करेंगे, आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके उसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या यह होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप जैसे यह प्रश्न आप देखिए, प्रश्न मैं बना ही देता हूँ। क्या है, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। क्या करना है, इसका पहले शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड देखना है। देखिए बच्चों, सुविधा के लिए आप क्या कीजिएगा कि a प्लस बी और a गुने बी, ठीक है। a प्लस बी करने पर मतलब जोड़ करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। इस तरह से अगर आप सोच पाते हैं, ऐसी संख्या के बारे में अगर आप सोच पाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका गुणनखंड निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और दूसरा 2। 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक हमें एक संख्या प्राप्त होगी, 2 संख्या ए और बी, 5 और 2। तो आगे बढ़ते हैं, और एक बात यह भी ध्यान रहे कि 5 और 2 इसे आप, ठीक है, इसे आप शून्यक समझने की गलती मत कीजिएगा। वो 5 मैं आपको सुविधा के लिए यह चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुविधा के लिए। तो पहले आप ऐसा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है कि चूँकि शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यह जो 7x है उसको इस प्रकार से तोड़िए 5 प्लस 2 में, तो क्या लिख सकते हैं, 5x और प्लस 2x, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 5x प्लस 2x मिलके 7x ही होगा। तो मान पर तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और प्लस में क्या होगा, इसको 10 को हम उसी तरह से 10 लिख देंगे, बराबर में क्या होगा, 0। चूँकि शून्यक प्राप्त करना है तो 0 आना चाहिए यह मान। अब क्या करेंगे,
इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें तो कॉमन x ले पाएंगे तो x प्लस 5, और यहाँ पर क्या है 2 कॉमन ले पाएंगे तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर में 0। अब क्या देख रहे हैं कि अभी पहले आपके 3 पद थे, पहले 3 पद थे, अब 4 पद हुआ है, और 4 पद के बाद अब कितने पद है, अब 2 पद है मात्र। इस 2 पद में दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, तो x प्लस 5 x प्लस 5। अगर x प्लस 5 अगर आप ऐसे कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और वहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। इस प्रकार से अब जो है वो एक पद ही हो गया। सब देख रहे हैं, ये आपको फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्मूला से अगर आपको गुणनखंड अगर आप किए होइएगा तो आपको भली भांति पता होगा कि आप किस तरह से करते हैं। पहले 3 पद होता है, ठीक है, उसके बाद इसे 4 पद में डिवाइड किया आता है, फिर वह 2 पद में विभाजित होता है, और तब जाके एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। तो अब क्या है कि अब चूंकि क्या है कि पूरा का मान 0 हो तो इसके लिए क्या है, अगर इसका मान भी अगर सिंगल 0 हो जाए तो भी मतलब शून्य प्राप्त हो जाएगा, या इसका मान भी अगर 0 प्राप्त होगा तो भी, तो x प्लस 5 बराबर 0 रख के देखिए तो x का मान क्या आया, -5। ठीक है, 0 है, 5 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो x है उसका मान क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें दो मान प्राप्त हुए, अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हो गया। अल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ, देखिए बच्चों, अल्फा बीटा के मान इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप -2 ही मान लेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 ही मान रहे हैं हम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। बीटा का मान -2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब प्रश्न की बारीकी को देखिए। क्या बोला गया है कि पहले शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य तो ज्ञात कर लिया, -5 -2 हो गया। और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। क्या ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, या अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है, इस सत्यता की हम जांच करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले एक बार फिर से देखिए कि x² और प्लस 7x और प्लस 10 है। इसमें a b c का मान लिखिए। a मतलब a b c क्या है, गुणांक है। तो a का मान क्या है, a का मान +1। a का मतलब क्या हुआ कि x² में कितना से गुना है, तो 1 से गुना है। b का मान क्या है, 7 है। c का मान क्या है, 10 है। ठीक है, अगर यह समझ रहे हैं, ऊपर वाला समझ रहे हैं, तो प्रश्न अब बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है, पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ठीक है। तो पहले ऐसे देखिए, नॉर्मली पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो -5 प्लस -2 कितना हुआ, -7 प्राप्त हुआ। अब क्या करिए कि आप फॉर्मूला से लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता क्या है, ऐसे याद किए होंगे, -b/a। तो -b/a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये शून्यक है, ये शून्यक है, और ये क्या है, ये गुणांक है। तो इसको जो है आप भली भांति आप समझ लीजिए। -b/a, तो -b का मान क्या देख रहे हैं, -7, a का मान 1 है। तो -7/1 का मतलब क्या हुआ, -7 ही हुआ। तो अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर हुआ। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसकी पुष्टि हो गई, ठीक है। तो एक तो ये हमको माने उसके योगफल की पुष्टि हो गई। अब गुणनफल के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, -5 और गुने -2 गुना करके निकालिए, 5 दूनी 10, माइनस प्लस 10 हो गया। और अब मैं अल्फा इंटू बीटा मैंने शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, तो c/a होता है। तो c/a का मान भी निकाल लीजिए। तो c/a मैंने c का मान यहाँ पर क्या है, 10 है। तो 10/1, 10/1 मतलब 10। क्या देख रहे हैं कि इसलिए क्या हो रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a भी हो गया। यह भी, इस बात की भी पुष्टि हो गई और इस बात की भी पुष्टि हो गई। तो यही तो था, यही इस तरह से जांच में क्या हुआ, यह सत्य पाया गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यह प्रश्न जो है आपके इस प्रकार से प्राप्त होगा। क्या देख रहे हैं, तो ये है कि शॉर्टकट में बना दिया है। इस तरह से आप थोड़ा सा मैंने डिटेल्स में बताया है, तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न है कि उदाहरण कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए बनाने का तरीका एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब ये है कि समस्या आपको होगी गुणनखंड निकालने में। अब जो लोग
बीज गणित को अच्छे ढंग से 9th क्लास में पढ़े होंगे उनके लिए तो काफ़ी आसान मामला होगा, ठीक है। लेकिन जो 10वीं क्लास में आकर के बीज गणित अगर सोचें कि डायरेक्ट 10वीं क्लास में ही आके हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ी मोड़ी थोड़ा नहीं मतलब कुछ समस्या तो आपको होंगी ही, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने तो 9th क्लास का ही वीडियो बनाया है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में 9th क्लास का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जा कर के देख लीजिए कि किस प्रकार से गुणनखंड निकाले जाते हैं, उसे मैंने डिटेल्स में बताया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप 9th क्लास का किताब उठाइए और उसका गुणनखंड वाला पोर्शन है वो देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में तो कोई दोनों सब प्रश्न तो एक ही है, तो बना देखते हैं कि क्या कि सेम ही है या अलग है। सेम ही है क्योंकि जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें भी शून्य ज्ञात करना है और उसके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या है कि सबसे पहले हमको इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो क्या है कि अगर यह बहुपद दिया गया है तो इसका मान 0 होना चाहिए, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसे हम देखिए हम क्या है ना कि एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो बेसिक जो है बीजगणित का जो सूत्र है इसे हम लोग एकदम कंठस्थ रखेंगे। इसमें अगर प्रॉब्लम हो, अगर इसको बैठाने प्रॉब्लम हो तो समस्या आपके लिए हो ही जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ता हूँ। अब देखिए a प्लस बी माइनस बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यह जो रूप है इसी रूप का हमको दिखाई दे रहा है तो हम ऐसा कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो a की जगह पर क्या हुआ, x हुआ, b की जगह पर क्या हुआ, √3 हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये होता है, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर इस तरह से अगर निकालिएगा तो x का एक मान आएगा माइनस √3 और दूसरा मान आएगा √3, अर्थात अल्फ़ा का मान जो है वो आपका एक माइनस √3 होगा और एक बीटा का मान क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का मान प्राप्त हो गया। और क्या है कि द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए a का मान क्या है, ये भी समझदारी की बात है। a का मान है 1, b का मान क्या है, b होता क्या है, तो b x का गुणांक होता है। इसमें क्या आपको x दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो नहीं, तो इसमें 0 हो गया b का मान। और c का मान क्या होगा, c का मान होगा -3, ठीक है। इस प्रकार से a b c का मान लिखने भी आना चाहिए, वो है। तो अब क्या है, हमको इसकी पुष्टि करनी है कि सही होगा गलत होगा क्या होगा नहीं होगा। तो अब ऐसा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है निकाल के देखें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। तो -√3 और प्लस √3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं क्या 0 को 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 बटा 5 भी लिखेंगे तो उसका मान भी तो 0 ही होगा। तो 0 क्या है, तो 0 क्या है, b है। और b बटा a का मान क्या है, माइनस b बटा a का मान -0 बटा 1, तो 0 ही होगा। यह जो है तो इसका क्या मतलब देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका मान -b बटा a आया, इसकी पुष्टि हो गई। और ठीक इसी प्रकार से आप अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो -√3 इंटू √3, तो क्या होगा, √3 से √3 में गुना होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए आप, c बटा a का मान निकालिए। c का मान क्या है, -3, अब बटा में a का जगह पर 1, तो क्या -3 नहीं आया, -3, तो -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी। तो इसकी भी पुष्टि हो गई कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि -3, माफ़ कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a, माइनस नहीं है यहाँ पर, c बटा a है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बनाने का तरीका वही था। आपको समस्या कहाँ हुई, तो गुणनखंड निकालने में। और ये गुणनखंड निकालने वाली बात कहाँ है, किस क्लास में है, 9th क्लास में है। तो कुछ 2 4 5 गुणनखंड आप अपने सीनियर से सीखिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप यूट्यूब पर जाके देखिए। देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हम अच्छा करें, मैथ में अच्छे स्कोर करें, या भविष्य में मैथ को लेकर के अच्छा हम कुछ कर पाएँ, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, जितना आपके हिस्से की मेहनत है आपको करनी ही पड़ेगी। गुणनखंड निकालने नहीं आता है तो तुरंत जाकर गुणनखंड निकालने की कुछ तकनीक है, 2-4 दिन इस पर समय दीजिए, आप बिल्कुल सीख पाइएगा। अगर आपकी जिद हो तो ज़रूर सीख पाइएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये लिखा हुआ है कि अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है। ये काफ़ी आसान प्रश्न भी है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक सूत्र है, मैं आपको सूत्र दे देता हूँ। उस सूत्र के आधार पर अगर इस तरह से अगर प्राप्त हो तो आप द्विघात बहुपद आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि कौन से है, क्या है कि द्विघात बहुपद है जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस क्या है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है बहुपद। तो देखिए आप एक याद कर लीजिए, इस सूत्र को याद कर लीजिए। बहुपद जो है होता है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स के रूप में लिखना होगा तब, नहीं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इस पर अगर ऐसे निकाल दीजिएगा तो आपको जो है बहुपद प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि इस सूत्र को जरूर आप याद कर लीजिए। अगर शून्यक भी दिया हो तो भी इस फार्मूला के सहायता से बहुपद ज्ञात कर लीजिएगा, या शून्यकों का योग और गुणनफल भी दिया हो तो भी इसकी सहायता से आप यह कर पाइएगा। देखिए बच्चों, बेसिक चीज़ें वही होती है, बेसिक चीज़ें कुछ अलग नहीं होती है। अब क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा घुमा देगा, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होता है अब जैसे गुणनखंड निकालना है तो उसमें कुछ ट्रिकी गुणनखंड बनाने के लिए दे देगा, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तरह तरह के एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल क्या है कि अगर अल्फ़ा बीटा का मान अगर दिया हो, अल्फ़ा बीटा का मान दे दिया हो, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप रख के देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -3, तो -3 इस तरह से, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर व्यापक रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो ये चीज़ें जो है होती है, आपको यह भी याद कर लेना है। ठीक है, याद आराम से हो जाएगा। देखिए जैसे द्विघात बहुपद के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, तो अल्फ़ा प्लस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। त्रिघात बहुपद के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, c/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, जैसे आप ऐसे भी देख करके समझ सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा है, चूँकि एक एक्स्ट्रा शून्यक है इसलिए इसमें 3 मान आपको जानने होंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा d/a, तो -d क्या है, तो देख रहे हैं अचर पद है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि यह त्रिघात बहुपद के सभी शून्यकों का योगफल -b/a, द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल -b/a, सेम फॉर्मूला है। हाँ, त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का योग उसका क्या होता है फॉर्मूला c/a। इसके गुणनफल क्या होते हैं, 2 ही है, तो c/a। और द्विघात बहुपद के सभी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, और याद कर लेने के बाद इसकी जांच करनी है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद ये तो गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, शून्य तो दिया ही है। तो उस फॉर्मूला की जांच करेंगे कि जो दिया गया है वो सही सत्य है या नहीं है। तो इसकी जांच तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए जैसे a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर 3x³ में a का मान 3 हुआ,
बी का मान क्या हुआ माइनस, ऊपर देखते रहिए। एक्स क्यूब मतलब क्या, एक्स क्यूब का गुणांक जो है ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है, एक्स का गुणांक -11 है, और अचर पद क्या है -3। तो इसी प्रकार से ABCD का मान है, तो इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। अब क्या है ना कि देखिए इसमें P3 का मान रखा गया तो 0 हो गया, -1 का मान रखा गया तो ये 0 हो गया। भाई 0 हुआ। अब क्या है कि इसमें बोला है कि इसमें क्या है कि आपको जांच करने हैं कि शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं। तो तीनों का मान जो है क्या रखने पर सबका 0 आया, तो इसीलिए तो शून्य को कहलाया ना। 3 शून्य जो दिया है, 3 -1 -1/3, ये तीनों शून्य क्यों है, क्योंकि तीनों का मान हम बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 हो जा रहा है। इसीलिए अब क्या है ना कि इस सभी शून्यकों के मान जो है से चेक करना है कि क्या यह फॉर्मूला जो है वो सत्य हो रहा है कि नहीं होता। आप रख के देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान निकालिए। तो 3 + -1 प्लस -1/3, ठीक है। तो ऐसा रखिए, 3 - 1 2 -1/3, 3 दूना 6 में से गया तो 5/3 हुआ। तो -5/3। और देखिए माइनस की जगह -5 की जगह पर क्या है, देख रहे हैं, -b है, और a की जगह पर क्या है 3 है, तो -b/a आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हम जांच करते हैं, इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाला गया है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फ़ा का मान निकाल कर देखा गया है कि वो c/a प्राप्त होता है, और -d/a। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, और परीक्षा में आपको इससे कठिन प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। तो कम से कम इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, कम से कम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, उसको आप बना लीजिएगा। पूरा आपका चैप्टर अच्छे ढंग से हो जाएगा, और भविष्य के लिए आप जो है एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली है, प्रश्नावली तो जैसे मैंने ऊपर उदाहरण बनाए हैं उसी प्रकार से आपको बनाने हैं। तो करने क्या है कि सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है द्विघात बहुपद के लिए, और शून्य ज्ञात करके क्या करना है, उसके शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ये तो आसान है, किसी भी प्रश्न को आप उठा लीजिए। अगर मैं सब प्रश्न को बनाने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने से बनाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। बाकी अगर सेपरेटली मैं इसका एक अगला वीडियो केवल प्रश्नावली जो है वो लेके आ जाऊंगा, तो इसके लिए चिंता ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई हो, ताकि कमेंट करें, ताकि मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँ उसमें उस परेशानी को दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केवल प्रश्नावली 2.2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद जो इतना समय दिया।